और खबरों की शुरुआत करेंगे बाजार से, जहां रोज एक पर एक नए हाई बन रहे हैं। बाजार में जोरदार जो रैली है वो लगातार जारी है। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज भी बंद हुए हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये 372 अंक चढ़कर 72,410 पर बंद हुआ है। तो वहीं एक निफ्टी की अगर बात करें तो ये 124 अंक चढ़कर 21,789 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा तेजी पीएससी एनर्जी फार्मा शेयरों में रही है। तो वही एफएमसीजी मेटल और ऑटो इंडेक्स बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए, मार्केट के आज इस डे हाई को समझने के लिए चलते हैं। सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं उनके पास। सुमित, बताएं जरा आज किस तरीके का मूवमेंट रहा बाजार का। देखिए, आज अपने नए ऑल टाइम हाइस पर मार्केट एक बार फिर से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और लास्ट आवर में जोरदार तेजी रही। पीएसयू का बोलबाला रहा, अच्छी खासी तेजी आज तमाम पीएसयू शेयरों में रही। और खास तौर से अगर आप एफ&ओ के 10 शेयर भी देखेंगे तो उसमें 7 शेयर ऐसे थे जो कि पीएसयू इंडेक्स से आते हुए दिखाई पड़े। बैंकिंग इंडेक्स अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर, मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी बरकरार है और करीब 8.5% की बढ़िया तेजी के साथ ये पूरी सीरीज को बाजार खत्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस साल की आखिरी सीरीज थी तो इस साल भी करीब 20% की तेजी के साथ फ्रंट लाइन इंडेक्स में और रफली 40 से 50% की तेजी के साथ मिड कैप स्मॉल कैप के साथ एंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के बाजार में अगर आईटी को छोड़ दें तो बीएससी के सभी सेक्टर्स हरे निशाने बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज किन सेक्टर्स और शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला सुमित? देखिए, आज अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो इंडेक्स में भी आपको इधर बैंक्स दिखाई पड़ेंगे या फिर आपको पीएसयू का ही दम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पीएसयू में पहला नाम कोल इंडिया, एनटीपीसी और दोनों में ही करीब 2.5 से लेकर 3.5% तेजी। डॉक्टर रेड्डी 2.5% का उछाल और एम&एम करीब 3% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस करीब 1% नीचे रहा, एल&टी 1% नीचे रहा, आइशर और एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री करीब 0.5% के आसपास की गिरावट यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में हिंदुस्तान कॉपर 15% ऊपर, हुडको करीब 12% ऊपर, सुप्रजीत इंजीनियरिंग करीब 8.5% ऊपर और बीएलएस इंटरनेशनल करीब 7.5% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में अल्काइल अमाइन 3% नीचे, सी इन्फो करीब 3% नीचे, डेल्टा कॉप करीब 2.5% नीचे और बालाजी अमाइन करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक पीएसयू के तेजी का दिन और एक केमिकल में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग का दिन आज का सत्र को आप कह सकते हैं। सुमित, आप जाइएगा नहीं क्योंकि आगे भी आपसे हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि जानकार क्या कह रहे हैं। दरअसल 2024 में भी सेंटा रैली जो है वो जारी रह सकती है, ऐसा कहना है हिलियोज इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फेड के रेट कम करने और भारत में विदेशी निवेश जारी रहने से बाजार में तेजी बनी रहेगी। 2024 ये सांता क्लॉज रैली जो चालू है अभी आज की तारीख पे, वो हमें लग रहा है कि 2024 में भी चलती रहेगी, क्योंकि काफी चीजें बदल गई। मतलब इंडिया के लिए जो तारे हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं। एक तो बड़ा ड्रॉबैक था अपना यूएस के इंटरेस्ट रेट्स का, लेकिन वहां पे भी जैसे फेड ने आके बोल दिया कि वो 3 कट देखने वाले हैं गोइंग टू नेक्स्ट ईयर, सो ऑब्वियसली थोड़ी डबिश बातें करनी चालू कर दी है। तो उनको भी दिख रहा है कि सॉफ्टनिंग हो रही है वहां पे, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उनको करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था। फ्लोज के हिसाब से मुझे हमें ये नहीं लगता कि 2024 में फ्लोज कम हो सकते हैं इंडिया के लिए। इनफैक्ट जो ये $20 बिलियन देखे शायद वही कंटिन्यू रहे आपको, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। और बाजार में आज आजाद इंजीनियरिंग की दमदार लिस्टिंग हुई है। आजाद इंजीनियरिंग में सचिन तेंदुलकर का भी निवेश है। सचिन तेंदुलकर का नाम जुड़ते ही कंपनियों के आईपीओ को जोरदार पुश मिला, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। बड़े सेलिब्रिटीज से जुड़े कई दूसरे बड़े सेलिब्रिटीज का नाम कंपनियों से जुड़ता रहा है। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट सेलिब्रेशन का जो मजा है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, बताएं जरा एक बार फिर से कि आखिरकार ये बड़े बड़े कंपनियों के साथ, बड़े बड़े आईपीओस के साथ और कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो जुड़े हैं। तो जिस तरह बाजार के अंदर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, बाजार से अछूते नहीं रहे ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी, और ये भी अब मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हैं और एक लंबे अंतराल से बाजार के साथ इनका एसोसिएशन भी रहा है, चाहे वो श्री अमिताभ बच्चन हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो जिनकी कंपनी भी लिस्टेड है। सो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग सेलिब्रिटीज का निवेश। तो सबसे पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आजाद इंजीनियरिंग आरएचपी के हिसाब से करीब 31 करोड़ रुपए के आसपास की वर्थ होल्डिंग के स्टॉक इनके पास हैं। आजाद इंजीनियरिंग में ही श्री वीवीएस लक्ष्मण का भी रफली 3 करोड़ के आसपास का निवेश है और ये सेम पैटर्न पे
अलग अलग सेलिब्रिटीज़ का भी इसमें निवेश है। 3 करोड़ के आसपास के निवेश साइना नेहवाल का भी है, करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास का ही निवेश बाकी सेलिब्रिटीज़ का भी है, जिसमें निखत जरीन करीब 3 करोड़ के आसपास का निवेश इनका भी है। ये आज के लिस्टिंग के बाद या फिर जिस तरह की लिस्टिंग हुई है हालिया उसके बाद दाम है। इसके अलावा पीवी सिंधु का भी करीब 3.1 करोड़ रुपए के आसपास का आज़ाद इंजीनियरिंग में ही निवेश है। ये इनकी आरएसपी के हिसाब से इनकी होल्डिंग है। होनासा कंज्यूमर हाल की ही लिस्टिंग, इस कंपनी के आरएसपी के हिसाब से शिल्पा शेट्टी की होल्डिंग जो है वो करीब 48 से 49 करोड़ रुपए के आसपास की वो ओन करते हैं इस कंपनी में। वियान इंडस्ट्रीज जो कि खुद शिल्पा शेट्टी की ओन कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली ये कंपनी खरीदी थी कुछ साल पहले, करीब 2.25 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश वहां पर भी इनका है। राज कुंद्रा का भी निवेश करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का है वियान इंडस्ट्रीज में। बतौर प्रमोटर ये दोनों इस कंपनी को चलाते हैं। नायका में आरएसपी के हिसाब से कैटरीना कैफ की करीब 35.7 करोड़ वर्थ की हिस्सेदारी है, जो कि रिसेंटली बोनस के बाद थोड़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि नायका में आलिया भट्ट की जो हिस्सेदारी है वो रफली 70 लाख के आसपास की एक छोटी हिस्सेदारी है, लेकिन उनका भी इस कंपनी के अंदर निवेश है। डीपी वायर्स ये लिस्टेड कंपनी है और श्री अमिताभ बच्चन जो कि पहले जस्ट डायल में भी रह चुके हैं, और भी कंपनियों में उनका नाम आया है, लेकिन डीपी वायर्स में एग्जिस्टिंग हिस्सेदारी उनकी करीब 11.6 करोड़ रुपए के आसपास की। तो बॉलीवुड से लेके खेल जगत से लेके अलग अलग सेलिब्रिटीज जो कि अब भारतीय बाजारों में निवेश कर रहे हैं, और आरएसपी के हिसाब से, एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से इस तरह की हिस्सेदारी इन कंपनियों के अंदर इन सभी सेलिब्रिटीज की फिलहाल है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब बात करेंगे फेम 3 की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फेम 3 पॉलिसी का सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फेम 3 पॉलिसी में इलेक्ट्रिक ट्रक और ट्रैक्टर को भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा गया है। और क्या क्या खास है इसमें जानने के लिए चलते हैं, रोहन इस वक्त हमारे साथ हैं उनके पास। रोहन, फेम 3 का जो ड्राफ्ट है वो पहले की पॉलिसी से कैसे अलग है, ये बताइए जरा। जी अगर इस पॉलिसी की बात करें तो फेम 2 के मुकाबले लगभग 3 गुना बड़ी होने जा रही है ये फेम 3 पॉलिसी। फेम 2 में हमने देखा था कि 10,000 करोड़ की ये स्कीम थी, और फेम 3 की अगर हम बात करें तो 33,000 करोड़ का प्रस्ताव ये हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होने जा रही है वो है कि इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को भी इस बार शामिल किया जाएगा फेम 3 पॉलिसी में। वहां भी खरीदारों को सब्सिडी दी जाएगी। एक और जो खास बात है वो है कि आम फेम 2 में हमने देखा था कि जो सब्सिडी थी वो फ्लैट रही थी पूरे स्कीम के दौरान, लेकिन यहाँ पर जो है सब्सिडी हर साल कम होती जाएगी। सरकार का जो प्रोजेक्शन है कि जो सेल्स हैं वो हर साल बढ़ेंगी, और इसलिए सब्सिडी को हर साल कम करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गाड़ियां हैं उनको इसके अंदर लाया जा सके। किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। एक और खास बात रहेगी महिलाओं के लिए, अगर महिलाएं इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदती हैं तो उन्हें सब्सिडी के अलावा 10% अतिरिक्त छूट दी जाएगी, तो उनको थोड़ा ज्यादा सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा 5 साल के लिए स्कीम होने जा रही है। फिलहाल मैं बता दूं कि ये पूरी जो स्कीम है इसके बारे में चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन फाइनल ये नहीं है, ये ड्राफ्ट है, लेकिन हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोज किया गया है और बहुत जल्दी सरकार इस पर कोई फैसला लेने वाली है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और अब बाजार की खबरों के बाद बात करेंगे राजनीतिक खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी में अब हलचल तेज हो गई है। इसी के तहत आज जो दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर पार्टी के अंदर हलचलें काफी तेज हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली के जेडीयू ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार का जो पोस्टर लगा है, इसमें लिखा है प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। और ये पोस्टर चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इस पोस्टर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब है। दूसरी तरफ ललन सिंह से नीतीश कुमार की नाराजगी की भी चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बैठक में हिस्सा लेने आए नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी में कुछ भी बात ऐसी नहीं है, सब नॉर्मल है। अरे नहीं, कुछ सब चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। वहीं नीतीश कुमार के सब नॉर्मल है वाले बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार करके कहा है कि जेडीयू का बेड़ा गर्क होने वाला है। ललन सिंह इस्तीफा दे या ना दे, हटे या ना हटे, लेकिन जदयू की दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता। ललन सिंह से
जनता दल यू के 90% जो एमएलए और एमपी वो नाराज हैं। 29 तारीख को क्या होता, लेकिन हमारे सूत्र अभी भी यही बता रहे हैं कि ललन सिंह का हटना तय है। और अब बात कांग्रेस की, जो आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी नागपुर में मेगा रैली का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, 3 मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुख, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, इसके अलावा इस पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। नागपुर में होने वाले कांग्रेस के इस स्थापना दिवस के स्थापन स्थल में जो जगह है वहां पर उसका नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है, नागपुर में जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी हम तैयार हैं के थीम पर अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत यहां से करने जा रही है। और क्या 2024 में मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे? राहुल गांधी की राजनीति और इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या गुल खिलाएगी? ऐसे ही सवालों के साथ प्लोस्टर एक्सक्लूसिव एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता से बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी जी ने। देखिए बातचीत की एक झलक। तो सर ये बताइएगा, ये पूरा माहौल बन गया प्रदीप जी, 24 के इलेक्शन में अब वगैरह लोग मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे ना? एक्सिस माई इंडिया में जो है हम एग्जिट पोल करते हैं और कोशिश करते हैं कि परिणाम के पहले दिखाने का। और एग्जिट पोल तभी होता है जब सब लोग वोट डाल चुके हो। नहीं अभी वोट तो नहीं डाला है, लेकिन जो स्थिति विपक्ष की बन रही है, अभी अलायंस नहीं बन पा रहा है, शीट शेयरिंग का पता ही नहीं होगी कि नहीं होगी, तो आपने कुछ 543 का एनालिसिस तो किया होगा ना? नहीं, मैंने देखिए 543 का एनालिसिस जरूर किया है। एक ये है कि आज की डेट में, जैसे मैंने पहले भी कहा, विपक्ष जब तक नज़र नहीं आएगा तो हम हमेशा ये कहते रहेंगे बीजेपी तो पोल पोजीशन में, बीजेपी बहुत करीब है जीत के, हम हमेशा ये कहेंगे, उसी को पोल पोजीशन कहते हैं। और प्रदीप गुप्ता के साथ नीरज वाजपेयी की ये पूरी बातचीत देखिए आज शाम 7:57 पर। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो फिर अयोध्या के दौरे पर है। दिसंबर में ये योगी का तीसरा अयोध्या दौरा है। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले मंदिर निर्माण कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए योगी अयोध्या पहुंचे हैं। दौरे की शुरुआत में हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन उन्होंने किए। इसके बाद योगी रामलला के मंदिर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आज सीएम योगी नया इंटरनेशनल श्रीराम एयरपोर्ट का भी जायजा ले सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे और राम भक्तों के लिए कई सौगात और योजनाओं का ऐलान भी यहां से करेंगे। इसी के सिलसिले में भी सीएम समीक्षा बैठक यहां पर कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या में 3 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क कैपेसिटी डबल करने के निर्देश दिए हैं। टेलीकॉम ग्राहक किसी भी ऑपरेटर के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए सरकार ने कंपनियों को इंट्रा सर्कल रोमिंग के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर। असीम इस वक्त हमारे साथ है। असीम, बताएं जरा, इतने बड़े इवेंट के लिए क्या तैयारी है टेलीकॉम मंत्रालय की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान वहां पर लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ये चाहती है कि लोगों को नेटवर्क की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि टेलीकॉम कंपनी अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाए, खासतौर पर कि एयरपोर्ट, राम मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन पर टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी वहां पर टेलीकॉम कंपनियों के 400 के आसपास टावर है। टेलीकॉम कंपनियां जल्दी इसको बढ़ा करके 500 टावर कर सकती है। इसके साथ साथ टेलीकॉम कंपनियों से ये भी कहा है कि आप इंट्रा सर्कल रोमिंग एग्रीमेंट की तैयारी रखिए। अगर जरूरत पड़े तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए कॉल कर पाए, एसएमएस भेज पाए। इस सरकार ये चाहती है कि जो भी लोग वहाँ पर पहुंचे उनको कॉल करने में या फिर अपने वीडियो अपलोड करने में, फोटो भेजने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर भी ज़्यादा से ज़्यादा बिछाएं और टेलीकॉम कंपनियां जल्दी वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा देंगी। तो किसी भी तरह की परेशानी का सामना वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को नेटवर्क का नहीं करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में घने कोहरे का कोहराम छाया हुआ है। इसकी वजह से रेलवे, सड़क और एयर रूट सब प्रभावित हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घना कोहरा बने रहने की संभावना जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए रोहन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, बताएं जरा क्या कुछ इस वक्त के हैं हालात?
जी, आज भी जो हालात हैं वो वैसे ही हैं। पूरे दिन सूर्य के दर्शन नहीं हुए, कोहरा पूरे दिन छाया रहा और इसका जो असर है सीधा यातायात पे पड़ा है। हवाई यातायात की अगर हम बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पे 150 के करीब फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि डिले से चल रही हैं। इसके अलावा 30 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी डिले चल रही हैं। हालांकि आज कोई डाइवर्जन बड़ा नहीं हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने आप को कैट 3 कंप्लायंट बनाया हुआ है, लेकिन कई सारे जो पायलट्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है फ्लाइट्स में। ट्रेनों की बात करें तो 35 के करीब ट्रेनें ऐसी हैं जो कि इस वक्त देरी से चल रही हैं। सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है और मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में कोई बहुत राहत नहीं है। अगले 2 से 3 दिन तक टेम्परेचर डिप रहेगा, कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, इस बात की आशंका जताई गई है। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में स्थिति ऐसे ही रहने वाली है और इसका असर AQI पे पड़ा है। AQI बहुत वेरी पुअर की स्थिति में है, यानी कि प्रदूषण का जो हैजार्डस स्टेटस है उसके बहुत पास पहुंच चुके हैं हम। तो कोहरा और स्मॉग सब मिला के जो है स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है दिल्ली की। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और भले ही कोहरे की मार दिल्ली में इस वक्त हो या फिर AQI बहुत ही खराब स्थिति में, लेकिन फिर भी साल 2023 खत्म होने वाला है और नए साल के स्वागत की जो प्लानिंग है वो बखूबी चल रही है। तो चलिए आपकी भी कुछ मदद करते हैं, दिखाते हैं फ्लाइट्स और होटल की क्या स्थिति है और साथ ही बताते हैं राजधानी दिल्ली में आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। ये नज़ारा किसी महानगर का नहीं बल्कि मनाली का है। नए साल की छुट्टियों पर ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है कि पहाड़ों पर आवाजाही मुश्किल हो गई है। दूसरी तरफ फ्लाइट या होटल का किराया आसमान छू रहा है। अगर आप दिल्ली से गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 30 दिसंबर का वन वे किराया इस वक्त 10,000 रुपए से ज्यादा है। श्रीनगर जाने के लिए भी आपको करीब 9,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं कोच्चि का किराया भी 10,000 रुपए से शुरू हो रहा है। तो इस वक्त अगर आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो जेब जमकर ढीली करनी होगी। दिल्ली और आसपास में म्यूजिक और पार्टी के साथ नए साल का स्वागत करना चाहते हैं तो कई ऑप्शंस हैं, जैसे क्राउन प्लाजा गुरुग्राम गुरदास मान लाइव लेकर आया है जिसका टिकट 6,000 रुपए का है। दिल्ली की ही लीला होटल आस्था गिल का लाइव शो लेकर आई है जिसका टिकट आपको 6,000 रुपए में मिलेगा। गौर सरोवर पोर्टिको नोएडा में आपको 12,000 रुपए की कपल एंट्री मिल जाएगी। आप स्टेकेशन का ऑप्शन भी देख सकते हैं। दिल्ली के पास सोहना में रूमी फार्म्स आपको सूफी थीम पर फार्म हाउस का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ आप साउंड थेरेपी से खुद को रीजनरेट करें और दिल्ली के पास रहकर भी हिल स्टेशन जैसा आनंद ले सकते हैं। साउंड थेरेपीज हैं, वाटर थेरेपी है, बहुत एक्टिविटीज़ हैं। जो भी कस्टमर चाहें हम वैसा उनके लिए क्यूरेट कर सकते हैं और कोशिश यही की जाती है कि हर तरह से कुछ एक्स्ट्रा दे पाएं। जो कस्टमर मांग रहा है, जो इमेजिन कर रहा है, हम उससे कुछ बढ़ के कुछ डिफरेंट तरीके से उसको एक्सपीरियंस दे पाएं। अगर आप एडवेंचरस हैं तो आप निमराना सोहना जैसी जगहों पर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकते हैं। शहर की आपाधापी से दूर आप प्रकृति के बीच किसी हिल स्टेशन में जाना चाहते हैं लेकिन समय की कमी है, तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे थीम्ड स्टेकेशन ऑप्शंस दिल्ली NCR के पास आ गए हैं। कोई सूफी थीम पर बना है तो कहीं आप एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं और सबसे खास बात ये सभी आपके बजट में है। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं और हाउस पार्टी करने वाले हैं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हाउस पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेने को कहा है जिसकी फीस होगी 11,000 रुपए। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। रोहन सिंह, दिल्ली। ये तो हमने आपको दिखाए सारे ऑप्शन। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो इसको आप आजमा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कहीं भी इस वक्त देश में हैं और आपने अपने न्यू ईयर की तैयारी नहीं की है तो आपके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस पर करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।